Hello guys, good evening. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you in my online classes of medical surgical nursing. जैसे कि आज सबको दिख रहा है सामने जो आज का टॉपिक है अपना टॉपिक है हाइपर टेंशन। अब हाइपर टेंशन का नाम सुनते ही या हाइपर टेंशन लिखा हुआ दिखते आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं कि व्हाट इज़ हाइपर टेंशन, हाउ इट अकर्स। और हाइपर टेंशन दिखते ही यूँ लगता है कि इट्स ऑल अबाउट द प्रेशर दैट जनरेटेड बाय द ब्लड। एक प्रेशर जो कि ब्लड के द्वारा जनरेट किया जाता है, वो उसकी वजह से अगर टेंशन बढ़ जाता है अगर आर्टरीज और वेन्स के अंदर, दैट इज़ हाइपर टेंशन। तो अगर आप इसको मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में और क्लियरली समझाना चाहूँ तो हाइपर टेंशन इज़ द इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाइपर टेंशन से पहले आपको पता होना चाहिए इंक्रीज ब्लड प्रेशर। लेकिन ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ब्लड के द्वारा आर्टरी की वॉल्स पे लगाया जाता है। जो आर्टरी या जो वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी वॉल्स पे लगाया गया प्रेशर। जैसे ब्लड इसके अंदर फ्लो हो रहा है और उस ब्लड की वजह से जो इसकी आर्टरी की या वेन की या जो वेसल्स हैं, इनकी वॉल्स पे या इनकी जो दीवारें हैं, इनकी जो चारों तरफ की जो लेयर्स हैं, उनके ऊपर लगाया गया जो प्रेशर होता है वो होता है ब्लड प्रेशर। अब अगर इस ब्लड प्रेशर के अंदर कोई अल्ट्रेशन आता है, ये बढ़ता है घटता है, इसके ऊपर ही ज़्यादा प्रेशर लगाने लग जाता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपर टेंशन। अब अगर बात करें अपन ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन आपने देख ली कि द प्रेशर दैट एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल्स। ब्लड के द्वारा एक्सर्टेड या ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे लगाया गया ब्लड के द्वारा प्रेशर, वो होता है ब्लड प्रेशर। अब इसकी दो मेजरमेंट्स होती हैं अपनी बॉडी के अंदर, एक होती है सिस्टोलिक और एक होती है डायस्टोलिक। दो तरह का प्रेशर होता है या दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है अपनी बॉडी में, एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल अमाउंट होता है वो 120 mm ऑफ Hg होता है, जबकि इसका 80 mm ऑफ Hg होता है। और इन दोनों का जो रेशियो होता है 120/80 नॉर्मल रेशियो जिसको बोला जाता है, या नॉर्मल जो अमाउंट होता है इस ब्लड प्रेशर का वो होता है 120/80 mm ऑफ मरकरी। अब बात करें अपन की कैसे जनरेट होता है, कहाँ से प्रेशर बनता है, क्यों ये प्रेशर बढ़ जाता है, क्यों ये प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पे अपन हाइपर टेंशन में क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड का प्रेशर बढ़ने से पहले जैसे अपन ने नॉर्मल वैल्यू की बात करी 120/80, अब इनमें से ये है सिस्टोलिक जो कि 120 होता है और डायस्टोलिक जो कि वो 80 mm ऑफ Hg होता है। तो अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 120 हो जाता है तो ब्लड प्रेशर है, अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 80 हो जाता है तो हाइपर टेंशन है। तो ये ब्लड प्रेशर आ कहाँ से रहे, कैसे ये ब्लड के ऊपर प्रेशर लग रहा है, वो कहाँ से जनरेट हो रहा है और कैसे ब्लड का प्रेशर बन रहा है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा हार्ट की और जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी फिजियोलॉजी। अब जैसे नॉर्मली अपन बात करते हैं कि ये हार्ट होता है जिसके 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ से एक अरोटा निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और ये अरोटा आगे जाके फर्दर वेन्स जो आर्टरीज है उनके अंदर डिवाइड होती जाती है। आगे जाके इसका सर्कुलेशन डिवाइड होता जाता है और आगे ये स्मॉल आर्टरीज के अंदर डिवाइड होती रहती है और एंड में जाके ये एक कैपिलरी फॉर्मेशन बना लेता है, बिल्कुल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो इसमें क्या होता है, जब हार्ट का डायस्टोल और सिस्टोल होता है, कई लोगों को यूँ लगता है कि जब हार्ट सिस्टोल करता है तब तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, और जब डायस्टोल में जाता है हार्ट तब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। हाँ, सिस्टोलिक के लिए अपन मान सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ठीक हो सकता है कि सिस्टोल जब होता है तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसके अंदर जो ब्लड भरा हुआ होता है वो एरोटा के अंदर जाता है, और उसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जनरेट होता है जो कि 120 mm ऑफ Hg है। बट अब से जहाँ पर तक अपन डायस्टोलिक की बात करें तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे जनरेट होता है? अब जैसे ही सिस्टोल खत्म होगा, यहाँ पे जो वाल्स सेमिल्यूनर वाल्स या जो एरोटिक वाल है वो हो जाएगा क्लोज, कि ब्लड वापस ना आए इसके लिए क्लोज हो जाए। अब ये ट्यूब हो गई, ये ट्यूब बन गई है मान लो।
अब ये ट्यूब हो गई है बंद। अभी अगर इधर डायस्टोल हो चाहे सिस्टोल हो, एक बंद ट्यूब के अंदर इसका कोई प्रेशर या इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस चैम्बर में चाहे से अब कुछ भी हो रहा हो, जब ये वॉल बंद हो गया तो इसके प्रेशर की वेरिएशन की वजह से यहाँ का प्रेशर वेरिएशन नहीं होगा। ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाल हो गया है बंद। अब यहाँ पे चाहे डायस्टोल हो चाहे सिस्टोल हो, इसकी वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपने देखा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो जब ब्लड का प्रेशर जब सिस्टोल हो रहा था तो ये इतने पावर से प्रेशर कर रहा था, या इतने पावर इस प्रेशर से ये पंप कर रहा था, जिसकी वजह से 120 mm ऑफ Hg जनरेट हो रहा था। लेकिन अब ये 80 mm ऑफ Hg है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये बंद हो चुका है। अब अगर ये बंद हो गया तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, या इसके प्रेशर वेरिएशन की वजह से इसका प्रेशर वेरिएशन नहीं होगा। तो कैसे ये 80 mm ऑफ Hg हो जाता है, जब ये ब्लड प्रेशर या ये जो वाल्व्स हैं वो बंद हो जाते हैं, वो तब भी 80 mm ऑफ Hg का प्रेशर कैसे रहता है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पेरिफेरल रेजिस्टेंस। जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से ये जनरेट होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोल के टाइम पे जो ब्लड प्रेशर रहता है वो किसकी वजह से होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे एरोटा से 2 आर्टरीज बनी, फिर 2 से 4 आर्टरीज बनी, और अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के अंदर ये आर्टरीज आगे जाके इनका साइज छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो इसकी वजह से ये अगर छोटा होता जाएगा और बहुत सारे इसके पार्ट्स डिवाइड होते जाएंगे, तो ये धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इस ब्लड के फ्लो के आगे रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो वो जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा या जो ब्लड का प्रेशर लगेगा उसको बोला जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और वो होता है 80 mm ऑफ Hg। तब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डायस्टोलिक 80 mm ऑफ Hg और कैसे सिस्टोलिक 120 mm ऑफ Hg जनरेट ये होता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो 120 mm ऑफ Hg का प्रेशर डालती है, या उस प्रेशर से ब्लड को पंप करती है, और ये प्रेशर जब हार्ट की वाल्व्स पे जाके टकराता है तो उस वक्त जो प्रेशर होता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन जब हार्ट का एरोटा का वाल हो जाता है बंद, सेमील्यूनर वाल या एओर्टिक वाल हो जाता है क्लोज, तो अब इसके बाद यहाँ हार्ट के डायस्टोल की वजह से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा एरोटा के अंदर और आगे की आर्टरीज के अंदर। अब इसका इफेक्ट किसकी वजह से होगा, यहाँ पे आगे की तरफ जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जनरेट होगा उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बनना स्टार्ट होगा, और उसकी वजह से ही जो 80 mm ऑफ Hg है वो जनरेट होगा। तो अब आज चलते हैं अपन अपने हाइपर टेंशन की तरफ। हाइपर टेंशन मतलब अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का अमाउंट 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाए और डायस्टोलिक का अमाउंट 80 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपर टेंशन। तो इसका इंट्रोडक्शन देखें तो ब्लड प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट multiplied by the peripheral resistance. Cardiac output is the product of heart rate multiplied by the stroke volume. तो ब्लड प्रेशर क्या है, कार्डियक आउटपुट की वजह से और जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से जो जनरेट होने वाला प्रेशर है वो होता है ब्लड प्रेशर। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हार्ट रेट को जब अपन स्ट्रोक वॉल्यूम, या स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, हार्ट के द्वारा एक बार में एरोटा में जितना ब्लड पंप किया जाता है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। उस स्ट्रोक वॉल्यूम को जब अपन हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है अपने पास कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर के बाद अपन बात करें तो इन नॉर्मल सर्कुलेशन प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट और ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल्स पे जो एक्सर्टेड प्रेशर होता है फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से वो होता है ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर नोन एज हाइपरटेंशन कैन रिजल्ट फ्रॉम ए चेंज इन कार्डियक आउटपुट, जो किसकी वजह से चेंज हो सकता है, कार्डियक आउटपुट की वजह से, पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से, और दोनों की वजह से। या तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस आगे एरोटा में जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए, बढ़ जाए उसकी वजह से, या फिर कार्डियक आउटपुट है वो कम या ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से इसके अंदर वेरिएशन आ सकता है। द मेडिकेशन यूज फॉर treating hypertension decrease the peripheral resistance, blood volume and strength and reduce the myocardial contraction। तो ये इसका इंट्रोडक्शन होगा। इसके बाद बात करें कि हाइपरटेंशन एक्चुअली होता क्या है।
Hypertension is a systolic blood pressure greater than 140 mm of Hg and diastolic pressure greater than 90 mm of Hg over a sustained period based on the average 2 or more blood pressure measurements taken in 2 or more contacts with the healthcare provider after an initial screening. तो इसका मतलब ये है कि अगर ब्लड का प्रेशर 140 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाए सिस्टोलिक और 90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाए डायस्टोलिक, तो उस कंडीशन को अपन हाइपरटेंशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के लिए बाद फिर नॉर्मल हो गया, एक लंबे टाइम तक ये कंटिन्यूस प्रेशर बना हुआ है सस्टेन्ड पीरियड के लिए बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ 2 और मोर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स। और ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन में अपन ने एक बार मेजरमेंट किया था उस वक्त 140 आया था तो अपन हाइपरटेंशन उसको कंसिडर कर रहे, नहीं। 2 या 2 से ज़्यादा बार अगर आपने मेजरमेंट किया और हर बार प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है और 2 या 2 से अधिक अलग अलग मेंबर्स ने ब्लड प्रेशर लिया है और तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है, कई बार क्या होता है जो रिलायबिलिटी या जो कंडीशंस या इंस्ट्रूमेंट होता है या पेशेंट की पोजीशन होती है या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसकी नॉलेज ऑफ डेफिसिट ऑफ नॉलेज होता है, तो उनकी वजह से भी कई बार जो फॉल्स मेजरमेंट है वो आ जाता है। तो इसलिए अपन देखते हैं कि 2 से ज़्यादा बार तो आप उसका मेजरमेंट करें और अलग अलग कैंडिडेट उसका मेजरमेंट करें, जिससे कि आपको अगर हर बार हाइपरटेंशन पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है तो अपन उसको हाइपरटेंशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। इसके बाद देखें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के अंदर कुछ क्लासिफिकेशन किया गया, जैसे नॉर्मल तो 120 और 80 ये होता है कि 120 या 120 से कम हो और 80 या 80 से कम हो, वो होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 120/80 इससे नीचे आते फिर वो कंडीशन किस में चली जाएगी, हाइपोटेंशन। फिर इसके बाद आता है प्री हाइपरटेंशन। प्री मतलब हाइपरटेंशन से पहले की स्टेज। इसके अंदर आता है 120/139 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 to 89 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, प्री हाइपरटेंशन के अंदर। इसके बाद फिर आता है थर्ड स्टेज हाइपरटेंशन स्टेज 1। स्टेज 1 के अंदर 140 to 159 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 90 to 99 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फिर स्टेज 2 जिसके अंदर आता है मोर देन 160 डायस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड मोर देन 100 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और फिर लास्ट आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्राइसिस मतलब बहुत सीरियस कंडीशन, अगर 180 से ऊपर चला गया या 120 से ऊपर डायस्टोलिक और ये सिस्टोलिक 180 से ऊपर चला गया तो वो कंडीशन हो जाएगी हाइपरटेंसिव क्राइसिस। मतलब प्री हाइपरटेंशन 139 और 89 तक, स्टेज 1 140 to 159, स्टेज 2 160 से ज़्यादा और हाइपरटेंसिव क्राइसिस 180 और डायस्टोलिक में 90 to 99 मोर देन 100 एंड ओवर 120। तो ये मेजरमेंट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग अपन जो ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट होगा उसके बेसिस पे अपन कौन किस टाइप का हाइपरटेंशन है उसके अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट चलेगा। इसके बाद बात करें कोजेज़ की कि क्या क्या कोजेज़ होते हैं हाइपरटेंशन के। द कोजेज ऑफ द हाइपरटेंशन कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कोजेज और सेकेंडरी कोजेज। प्राइमरी में मतलब डायरेक्टली वो ब्लड प्रेशर को ही अफेक्ट कर रहे हैं और सेकेंडरी मतलब किसी और डिजीज़ या किसी और पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो सेकेंडरी में इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले बात करें प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी इडियोपैथिक और एसेंशियल। जो प्राइमरी होती है वो इडियोपैथिक होती है कि इसके कोजेज़ के बारे में आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, बस एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ मे बी इसकी वजह से हो सकता है या ये रिस्क फैक्टर्स कहलाएंगे सारे। विदाउट एन आइडेंटिफाइड कॉज एंड अकाउंट्स फॉर 90 to 95% ऑफ ऑल केसेज ऑफ हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो 90 to 95% केसेस के अंदर देखा जाता है कि इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो तो अननोन है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि डिसफंक्शन ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसफंक्शन हो उसकी वजह से हो सकता है। डिसफंक्शन ऑफ रास बोले तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन, रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम, तो इसको बोला जाता है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या बोला जाता है इसको, रास का मतलब क्या होता है, RAAS, रास बोले तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम।
इसके बारे में आगे डिटेल में बताया हुआ है, तो अभी इसका बस ये देख लो कि ये रास में जब डिफेक्ट आ जाता है या इसके अंदर डिसफंक्शन होने लग जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको हाइपरटेंशन हो सकती है। इसके अलावा वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो जब एक तो इतनी बड़ी ट्यूब थी, फिर यही ट्यूब जब छोटी हो जाती है तो इसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम उतना ही है तो प्रेशर बढ़ जाता है। इंक्रीज सोडियम इंटेक, सोडियम का इंटेक जब बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, जो डीसीटी होती है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है वहाँ से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और उस रीअब्जॉर्प्शन के साथ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है और वो वाटर और सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होते हैं वो फ्लूइड के वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं और उस इंक्रीज्ड वॉल्यूम की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ओबेसिटी, ऑब्वियस सी बात है ओबेसिटी ज़्यादा एरिया में आपको सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि ओबेसिटी में जो बॉडी होती है उसका एरिया बढ़ जाता है, तो एरिया बढ़ा हुआ होता है तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है उस एरिया तक सप्लाई करने के साथ साथ। और इसके साथ फैट कोलेस्ट्रॉल इनका अमाउंट ज़्यादा होता है तो वेसल्स भी प्रेशर से कॉन्स्ट्रिक्ट रहती हैं तो उस वजह से भी ओबेसिटी अफेक्ट करती है। डायबिटीज़ मेलाइटस में जो ब्लड की कॉन्संट्रेशन है वो चेंज हो जाती है। बात करें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इफेक्ट करता है। जब इंसुलिन की वजह से डायबिटीज़ बढ़ेगा तो वो भी कोज कर सकता है। स्ट्रेस इज़ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। डिसलिपिडीमिया, लिपिड्स बढ़ने लग जाए या एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक के भी जो कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ाते हैं। तो ये कुछ प्राइमरी रिस्क फैक्टर हैं या इनको अपन रिस्क फैक्टर ही बोलें जो कि प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं अपन इडियोपैथिक है प्राइमरी हाइपरटेंशन, बट कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी मतलब किसी ना किसी डिजीज कंडीशन की वजह से अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो वो क्या होगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इट इज़ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर विद ए स्पेसिफिक कोज दैट ऑफन कैन बी आइडेंटिफाई एंड करेक्टेड। मतलब उसको अपन आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा स्पेसिफिक कोज होगा। ये 5 से 10% जो केसेज होते हैं हाइपरटेंशन के लिए उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर अब बात करें सबसे पहले रीनल डिजीज़। रीनल या जो किडनी है उसकी कोई भी डिजीज़ जिसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा हो या ब्लड का एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, जीएफआर या कोई भी कंडीशन जिसके अंदर ब्लड का फ्लो जो होता है वो अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो उस कंडीशन में रीनल डिजीजेस के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे हाइपरटेंशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोमेरुलस होता है, जो बोमेंस कैप्सूल होता है, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, पीसीटी एंड देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये नॉर्मली नेफ्रॉन होता है। अब यहाँ पे जो इफेरेंट आर्टोरियोल्स, एफेरेंट और इधर से इफेरेंट, ये 2 आर्टेरियोल्स होती हैं जो ब्लड लेके आती हैं और यहाँ पे जीएफआर बढ़ती है। अब यहाँ पे क्या क्या अफेक्ट हो सकता है, सबसे पहले तो कि जो ग्लोमेरुलस है इसमें अफेक्ट हो रहा हो, यहाँ पे कोई ना कोई डिजीज़ हो जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो उस कंडीशन में जीएफआर कम हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर या जीएफआर बढ़ जाए, जीएफआर कम हो जाएगी तो ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो निकलना कम हो जाएंगे और एफरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल में जो ब्लड का वॉल्यूम जितना निकलना चाहिए तो उतना नहीं निकलेगा और ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और इसकी वजह से प्रेशर बढ़ सकता है। या इसके अलावा रीनल में और कोई डिजीज हो कि ये सोडियम और वाटर का रिटेंशन इसने बढ़ा दिया है तो उस कंडीशन में जो रिटेंशन बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो रीनल डिजीज है वो भी अफेक्ट करती है हाइपर टेंशन को। इसके बाद बात करें एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा, जिसके अंदर जो कैटेकोलामाइंस होते हैं उनका सीक्रेशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। कुशिंग सिंड्रोम जिसमें एडीएच का सीक्रेशन बढ़ जाता है और इसकी वजह से भी सोडियम और वाटर रिटेंशन बढ़ने लग जाता है। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस यानी यूरिन के फॉर्मेशन को कम कर देता है। यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो ब्लड के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा और उस वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, कोरेक्शन एंड कंजेनाइटल नैरोइंग ऑफ एरोटा। जो एरोटा होती है जो कि वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, उसका ज़्यादा कोरेक्शन मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट, मतलब एरोटा की लेफ्ट वेंट्रिकल की जगह राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड हो तो वहाँ पे प्रेशर वेरिएंस आ सकता है। या फिर इसका कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होगी कोई इसके अंदर कि कहीं से एन्यूरिज्म हो रखा हो या कहीं पे कॉन्स्ट्रक्शन हो रखा हो या कोई ब्लॉकेज हो या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उन कंडीशंस में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके बाद बात करें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे ब्रेन ट्यूमर्स,
ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से सप्लाई डिस्टर्ब होगी, या फिर ब्रेन के वजह से, ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो सकता है और वो हार्ट रेट को बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से ऐसा हो सकता है टेट्राप्लेजिया या गुलियन बेरी सिंड्रोम, GBS गुलियन बेरी सिंड्रोम। तो ये क्या करते हैं, ये हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, हार्ट को अफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है। तो जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं उनकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। स्लीप एपनिया, जब आदमी सो जाता है तो उसको रेस्पिरेटरी रेट या रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है, उसको बोला जाता है स्लीप एपनिया। अब जब आदमी सो रहा है या नींद में है तो उस वक्त अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, तो ब्लड की डिमांड बढ़ेगी तो हार्ट रेट बढ़ेगी तो ब्लड की नहीं, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो ब्लड भी जाएगा साथ और हार्ट रेट बढ़ेगी और उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा बात करें सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, क्योंकि ये पोर्टल या जो भी वेनस सर्कुलेशन होता है वो पूरा थ्रू द लीवर ही बाहर जाता है। अब लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी या लीवर का एनलार्जमेंट होगा तो पोर्टल जो सिस्टम है, पोर्टल वेन सिस्टम है, उसको अफेक्ट कर सकता है और उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। और लास्ट वन इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो यूट्रस है उसका साइज बढ़ने लग जाता है और यूट्रस के नीचे से क्या आती है, इन्फीरियर वेना केवा। तो जब यूट्रस का साइज बढ़ने लग जाता है तो इस इन्फीरियर वेना केवा पे प्रेशर बढ़ने लग जाता है और उस प्रेशर की वजह से जो वेना केवा उसका साइज बढ़ जाता, साइज या उसकी बात करें तो वो कंप्रेस हो जाती है और उस कंप्रेशन की वजह से जो वेनस रिटर्न है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और उसकी वजह से पीछे की साइड कंटिन्यूसली प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि इसका इस साइड में जो ब्लड फ्लो है वो डिस्टर्ब होगा। तो इसको बोला जाता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्रस का साइज बढ़ जाता है जो कि इन्फीरियर वेना केवा को कंप्रेस कर देता है। तो ये कुछ कोजेज हैं जिनको कि सेकेंडरी कोजेज या सेकेंडरी हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल रेगुलेशन कैसे होता है, नॉर्मली कैसे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है जब कम या ज़्यादा हो जाता है, तो बॉडी का जो सिस्टम है, बॉडी का जो मेंटेनेंस है ब्लड प्रेशर का वो कैसे होता है। तो ये दो तरह से हो सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो रोल प्ले करता है, जो क्या करता है, चेंजेस इन ब्लड प्रेशर आर डिटेक्टेड बाय बैरो रिसेप्टार्स। बैरो रिसेप्टार्स ऐसे रिसेप्टार्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर के वेरिएशन को असेस करते हैं। बॉडी में कहीं पे भी ब्लड प्रेशर या तो लो हो रहा हो या ज़्यादा हो रहा हो, तो उस कंडीशन में बैरो रिसेप्टार्स एक्टिव होते हैं, वो ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं, ब्रेन उनके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसके लिए रेस्पॉन्ड करता है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करता है। अब कैसे रेस्पॉन्ड करता है, इंक्रीज्ड आर्टीरियल प्रेशर, मतलब जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये स्ट्रेच करता है वॉल्स को, ब्लड वेसल्स की को, और वो बैरो रिसेप्टार्स को ट्रिगर करता है। दीज बैरो रिसेप्टार्स देन फीडबैक टू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्ट्स टू रिड्यूस द हार्ट रेट एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बाय द एफेरेंट पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स या वेगस नर्व, देयर रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर। मतलब जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो जो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये वॉल्स स्ट्रेच होना चालू हो जाएंगी। जब स्ट्रेच होंगी तो जो बैरो रिसेप्टार्स होते हैं वो एक्टिव होंगे और वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तक। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसके रेस्पॉन्ड में क्या करेगा, एक तो हार्ट रेट को कम कर देगा और साथ में जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको कम कर देगा। जब हार्ट रेट कम हो जाएगी, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा और उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन हुआ था वो या जो ब्लड प्रेशर बढ़ा था वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद सेकंड थिंग कि जब आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाता है या ब्लड प्रेशर जब कम हो जाता है तो बैरो रिसेप्टार सेम वैसे ट्रिगर होंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब कम हो जाएगा तो उन पे इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, बैरो रिसेप्टार्स एक्टिव होंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे, हार्ट रेट बढ़ेगी, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दोनों जस्ट अपोजिट है। इसके अंदर क्या होगा, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हार्ट रेट कम हो जाती है और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है और जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो हार्ट रेट बढ़ जाती है और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ जाती है और ये कंपनसेट कर देते हैं कि वापस से ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाए। पर ये कुछ देर के लिए ही काम करता है, शॉर्ट टर्म तक ही काम
कर सकता है। तो थोड़ी देर के लिए अपन इससे ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए अपने को अलग फिजियोलॉजी लगती है। जैसे रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो अभी मैंने बताया था, RAAS, और सेकेंड थिंग एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये 2 चीज़ें होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो सबसे पहले बात करें अपन रास की, कि रास क्या होता है। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये क्या होता है। जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है, मान फर्स्ट कंडीशन की ब्लड प्रेशर हुआ कम, ब्लड प्रेशर कम होगा तो ये जो लो बीपी होता है उसके अंदर ही एक्टिवेट होता है रास। तो ब्लड प्रेशर जब कम होगा तो किडनी के अंदर जो बैरो रिसेप्टार्स होते हैं, किडनी के अंदर जो बैरो रिसेप्टार्स होते हैं वो असेस करते हैं, और किडनी उसको असेस करके क्या करती है, रेनिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करती है, या रेनिन जो है वो सीक्रेट करती है। अब ये रेनिन क्या होगा, ये ब्लड के अंदर जाएगा और ब्लड के थ्रू ये कहाँ जाएगा, और लीवर तक, और लीवर के अंदर जो एंजियोटेंसिनोजन नाम का एक हार्मोन या एक सब्सटेंस होता है उसको रेनिन कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट ये ब्लड में चल रहा है सारा प्रोसेस, अब ये ब्लड लंग्स तक पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। तो जो ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है ये लंग से सीक्रेट होता है और वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। अब एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो कहाँ कहाँ काम करेगा, सबसे पहले तो इफेरेंट आर्टीरियोल्स पे। इफेरेंट आर्टीरियोल एक होती है एफेरेंट और एक होती है इफेरेंट। एफेरेंट ब्लड लेके आती है ग्लोमेरुलस तक और इफेरेंट ब्लड लेके जाती है। सेकंड थिंग प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स या PCT जो होती है उस पर, और थर्ड थिंग एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्टिव एक्शन करती है, और साथ में एक फोर्थ एक्शन होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का। ये 4 काम करती है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे आपको इसमें भी दिख जाएगा, ये क्या करती है, जो इफेरेंट आर्टीरियोल होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। इफेरेंट मतलब जो ब्लड को लेके जा रही होती है उसको क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट मोर देन एफेरेंट, जिसकी वजह से GFR बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स को रीएब्जॉर्प्शन के लिए, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। अब रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और थर्ड थिंग एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होगा जो कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या करेंगे, वापस ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देंगे और ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर देंगे। तो इस तरह से जो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है उसके अंदर जैसे ब्लड प्रेशर कम होता है किडनी क्या करती है, रेनिन सीक्रेट करती है, वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में करता है। फिर एस आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को सेकंड में, और फिर इनका पहला एक्शन होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्लड प्रेशर कम है और फिर और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो वेसल्स छोटी हो जाएंगी और जो ब्लड था उसकी वजह से उन पे लगने वाला प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। सेकंड थिंग प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स पे जो कि थर्स्ट को बढ़ा देंगी, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगी, कैसे, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन चालू करके, और एल्डोस्टेरोन है वो भी सोडियम एंड वाटर रिटेंशन को बढ़ा देगा। तो इस तरह से जो ब्लड का फ्लूड है वो बढ़ने लग जाएगा, फ्लूड वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा और ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। तो ये कौन करता है, ये लॉन्ग एक्टिंग की, लंबे समय तक अगर आपको ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन हो रहा है तो उसको ये मेंटेन कर सकता है। इसके बाद बात करें सेकंड ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेसिस मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन होके उससे यूरिन बनना और उसका बाहर निकलना, उसको बोला जाता है डायूरेसिस। लेकिन ये क्या है, एंटी डायूरेसिस मतलब ये डायूरेसिस को इनिबिट करेगा। डायूरेसिस को इनिबिट करेगा मतलब ये जो यूरिन है उसके फॉर्मेशन को कम कर देगा। यूरिन फॉर्मेशन कम हो रहा है मतलब जो GFR थी उसके कंपैरिजन में यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाएगा, मतलब रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा चालू कर देगा। तो जो ADH होता है वो क्या करता है, वो रीएब्जॉर्प्शन को स्टार्ट कर देता है। इसमें द सेकेंड मैकेनिज्म बाई विच ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड इज रिलीज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन फ्रॉम द OVLT ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का जो रीजन होता है उससे जो है वो ADH हार्मोन सीक्रेट होता है जो क्या करता है, रेस्पॉन्स टू थर्स्ट और इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी। थर्स्ट या जब थर्स्ट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर कम होता है तो थर्स्ट बढ़ जाती है और जो प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी वो चेंज हो जाती है। उसके रेस्पॉन्स में क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है
वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है एडीएच सीक्रेट होता है। अब एडीएच क्या करेगा, ये क्या करेगा, इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़े हुए होते हैं, तो वह उस कलेक्टिंग डक्ट का क्या कर देगी, उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देगी और साथ में वाटर और एक्वापोरिन चैनल्स को भी की परमेबिलिटी चेंज करेगी। मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर वापस रीएब्जॉर्प्शन होना चालू हो जाएगा और ब्लड का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो सोडियम के साथ साथ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी। सोडियम एंड वाटर ऑलवेज रीएब्जॉर्ब्स विद ईच अदर टुगेदर, ये दोनों साथ में ही रीएब्जॉर्ब्स होते हैं। तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर उसके साथ जाएगा ही जाएगा और ये सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन को बढ़ा देगा एडीएच। तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा और फिर उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस होता है। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं, जैसे अदर फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। आर्टीरियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन जो होता है वो सिंथेसाइज्ड होता है कार्डियक मायोसाइट्स, जो हार्ट से सीक्रेट होता है। एंडोक्राइन सिस्टम के एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड जो हार्मोन होता है, जिसको एएनपी के नाम से भी जाना जाता है, ये कार्डियक मायोसाइट्स से रिलीज होता है। और ये कब रिलीज होता है, जब एट्रिया स्ट्रेच हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो एएनपी किस पे काम करता है, जब यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है तो एएनपी सीक्रेट होता है, प्रोमोट सोडियम एक्सक्रीशन, और ये सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा और एफरेंट आर्टीरियल को डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से जीएफआर बढ़ जाएगी। जीएफआर बढ़ जाएगी तो और सोडियम का एक्सक्रीशन होने लग जाएगा, तो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। क्योंकि हाइपरटेंशन को नॉर्मल करना है तो ये फिजियोलॉजी है वो काम आ सकती है। और इसके अलावा बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, जो कि लोकल वैसोडाइलेटर्स होते हैं, जो कि जीएफआर को इंक्रीज करते हैं, साथ में सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। क्या क्या किया, वैसोडाइलेशन किया, जीएफआर बढ़ी, रिड्यूस हुआ सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम का होगा तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होगा और जो इंक्रीज हाइपरटेंशन थी या इंक्रीज ब्लड प्रेशर था वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जब भी ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होता है तो उसका नॉर्मली रेगुलेशन कैसे होता है। पर अब ये पैथोफिजियोलॉजी या हाइपरटेंशन कैसे हो रहा है, हाइपरटेंशन किन पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर होता है वो अपन देखते हैं। नॉर्मल रेगुलेशन देख लिया, अब इसके बाद डिजीज कंडीशंस या कैसे हाइपरटेंशन अफेक्ट होता है या कैसे हाइपरटेंशन होता है इसकी बात करें तो सबसे पहले जेनेटिक इन्फ्लुएंस या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या तो जेनेटिक हो सकता है या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस या एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर है, उनकी वजह से क्या होगा। सबसे पहले तो डिफेक्ट इन रीनल सोडियम हीमोस्टेसिस, रीनल के अंदर सोडियम और वाटर का जो हीमोस्टेसिस था उसके अंदर डिफेक्ट हो। या सेकेंड थिंग फंक्शनल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो, या तो सोडियम और वाटर के हीमोस्टेसिस के अंदर प्रॉब्लम हो या वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर। कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और थर्ड थिंग डिफेक्ट इन वेस्कुलर स्मूथ मसल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर, जो वेसल्स होती हैं उनकी जो ग्रोथ है स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई डिफेक्ट हो। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनकी जो कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या डायरेक्टली बोलूँ तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से तीन कंडीशंस जनरेट हो सकती हैं और इनकी वजह से अगर सोडियम एंड वाटर का इनएडिक्वेट सोडियम एक्सक्रीशन होगा तो साल्ट एंड वाटर रिटेंशन होगा। सोडियम वाटर रिटेंशन होगा तो प्लाज्मा और ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा मतलब हाइपरटेंशन होगी। अब ये प्लाज्मा और ईसीएफ का जब वॉल्यूम बढ़ता है तो नाट्रियूरेटिक हार्मोन बढ़ता है, वो क्या करता है वेस्कुलर रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है और उसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वो भी हाइपरटेंशन कोज करता है। मतलब अगर रीनल सोडियम हीमोस्टेसिस अफेक्ट होगा तो एक वे के अंदर प्लाज्मा और ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा। सेकेंड नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड जब भी इंक्रीज होगा या जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, एट्रिया के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो नाट्रियूरेटिक हार्मोन सीक्रेट होगा और उसकी वजह से वेस्कुलर रिएक्टिविटी बढ़ेगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को कॉज करता है ये, तो इसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हाइपरटेंशन
हो सकती है। इसके अलावा जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो डायरेक्टली ये हाइपरटेंशन कोज कर सकता है। इसके अलावा अगर वेस्कुलर डिफेक्ट्स है तो वेस्कुलर वॉल की थिकनेस बढ़ेगी, और थिकनेस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसके अलावा वेस्कुलर रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी और अल्टीमेटली हाइपरटेंशन हो सकती है। तो ये प्राइमरीली हाइपरटेंशन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। मतलब इनमें किसी और डिजीज कंडीशन के होने के लिए की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं या प्राइमरली अफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अपन सेकेंडरी हाइपरटेंशन या किसी डिजीज कंडीशन की वजह से होने वाली हाइपरटेंशन। अब इसमें मैंने अलग अलग बताया कि ब्रेन के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या वैसोप्रेशन, इनके इंक्रीजमेंट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट होना, हार्ट रेट बढ़ेगी, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से हो सकता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम कम करना, अगर पैरासिम्पैथेटिक काम कम करेगा तो सिंपैथेटिक ज़्यादा काम करेगा, सिंपैथेटिक ज़्यादा काम करेगा तो हार्ट रेट और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, और वैसोप्रेशन तो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और उसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। इसके बाद बात करें हार्ट की, तो हार्ट में पहला तो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जो भी मैंने बताया उसकी वजह से, ब्रेन में भी नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड होगा, वो भी सेम एक्शन होता है इन दोनों का कि ये क्या करते हैं, जो हायर ब्लड प्रेशर जब हो जाता है या स्ट्रेच की वजह से एट्रिया से सीक्रेट होते हैं, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो एट्रिया स्ट्रेच होगा, वहाँ पे और ये नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट होंगे और वो और ज़्यादा फर्दर कोज कर सकते हैं, या फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ जाए या फिर हार्ट रेट बढ़ जाए किसी भी कंडीशन की वजह से, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, हाइपरटेंशन हो सकती है। इसके अलावा बात करें इम्यूनिटी या इन्फ्लामेशन, तो नियो एंटीजेंस की वजह से टी सेल्स, मैक्रोफेजेज और साइटोकाइनिन्स के बढ़ने की वजह से ये क्या करता है, रीनल फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, और इसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स अल्टीमेटली पहले अफेक्ट करेंगे रीनल सिस्टम को या किडनी को, और किडनी अफेक्ट होगी तो फिर हाइपरटेंशन हो सकता है। और जो वेस्कुलेचर या वेसल्स जो होती हैं वो डायरेक्टली हाइपरटेंशन को भी कोज कर सकती है, बट ये जो अदर फैक्टर्स हैं ये पहले किसको, रीनल सिस्टम को या किडनी को अफेक्ट करेंगे। किडनी में या तो रास को एक्टिवेट कर देंगे या फिर रीनल सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। जैसे एंडोक्राइन में बात करें तो एल्डोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बढ़ जाएंगे, तो लेप्टिन और एडिपोलेक्टिन है जो कि एडिपोज टिश्यूज के द्वारा सीक्रेट होते हैं, ये भी हाइपरटेंशन कोज कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस मैंने बताया, थायराइड हार्मोन होता है वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, ग्रोथ हार्मोन होता है वो भी उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन से ये भी अफेक्ट करते हैं वेस्कुलेचर को। इसकी वजह से जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी अल्टीमेटली रीनल सिस्टम को अफेक्ट करेगा और इसकी वजह से जो है हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा बात करें वेस्कुलेचर की, इसके अंदर कुछ कुछ जैसे एल्डोस्टेरोन है, थायराइड हार्मोन है, इंसुलिन है, यही आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। कुछ कुछ चीज़ें जो अपने नर्सिंग के अंदर आती हैं, इतना डिटेल्ड हाइपरटेंशन अपने नहीं है, तो इसके अंदर मैंने सारा डाल तो दिया है, लेकिन आप एक दो स्टार्टिंग के जो आपको समझ में आ रहा है उनको इंक्लूड कर देना, बाकी को छोड़ देना। जैसे लेप्टिन, एडिपोलेप्टिन, ग्रोथ हार्मोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन से इतना डिटेल्स से अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना सेकेंडरी हाइपरटेंशन इतना डिटेल्ड अपने सिलेबस के अंदर नहीं दिया हुआ, तो इस चीज़ को अपना अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा वेस्कुलेचर की बात करें तो एंडोथीलियल इंजरी बढ़ जाए, नाइट्रिक ऑक्साइड डिक्रीज हो जाए, नाइट्रिक ऑक्साइड डिक्रीज होगी तो वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन से कैल्सिफिकेशन हो जाए तो हाइपरटेंशन हो सकता है, स्टिफनेस हो जाए तो हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये जो अल्टीमेटली जो सेकेंडरी कॉजेज है, मतलब इन सब की वजह से रीनल फैक्टर अफेक्ट होगा और रीनल फैक्टर अफेक्ट करेगा हाइपरटेंशन को, तो ये सेकेंडरी कॉजेज है, मतलब ये डायरेक्टली हाइपरटेंशन कॉज नहीं कर रहे हैं, ये थ्रू द अदर मैकेनिज्म्स अफेक्ट द हाइपरटेंशन। अब बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, तो हाइपरटेंशन क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। अब ब्लड का प्रेशर पूरी बॉडी के अंदर बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पार्ट के अंदर बढ़ेगा, तो ब्लड का प्रेशर जब बढ़ेगा तो वो सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा, तो उसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन रिलेटेड सिम्टम्स भी हो सकते हैं और जनरल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करें, ए पर्सन विथ हाइपरटेंशन में नॉट नोटिस एनी सिम्टम, बट समटाइम्स जब नॉर्मल हाइपरटेंशन होता है तो किसी तरह के सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हो जिनमें हाइपरटेंशन बढ़ भी जाता है पर उनको किसी तरह के सिम्टम्स नहीं आते हैं, इसलिए इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब हाइपरटेंशन बढ़ रही होती है और सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं तो वो ऑर्गन डैमेज कर सकता है और ऑर्गन डैमेज होने की वजह से
मल्टीपल ऑर्गन डैमेज कर सकता है और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो बिना डिटेक्शन के ये हार्ट को, ब्लड वेसल्स को और अदर ऑर्गन्स को जैसे किडनीज को अफेक्ट कर सकता है, मतलब मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन इसकी वजह से हो सकता है और डेथ हो सकती है। तो इसलिए इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो सीवियर हेडेक, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो जो ब्रेन की जो वेसल्स हैं, जो हेड की या जो ब्लड वेसल्स उनके अंदर बढ़ेगा, जिसकी वजह से हेडेक हो सकता है। फटीग और कन्फ्यूजन, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो फटीग और कन्फ्यूजन जैसे, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो नॉर्मल एक्सचेंज है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का वो नहीं हो पाता है और उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। विजन प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है उसके अंदर जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में आपको विजन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसके बाद चेस्ट पेन हो सकता है, कोरोनरी आर्टरीज अफेक्ट हो सकती हैं, इन्फ्लामेशन या इस्चेमिक कंडीशंस आ सकती हैं। तो चेस्ट पेन भी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे नोज़ ब्लीड में मैंने एपिस्टेक्सिस जिसको बोला जाता है वो, उसका भी हाइपरटेंशन एक मोस्ट कॉमन कॉज है। इसके बाद फ्लशिंग हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, ब्लड इन यूरिन हो सकता है, क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से जो कैपिलरीज है वो रप्चर हो सकती हैं और ब्लड आ सकता है यूरिन के अंदर। और इसके अलावा पाउंडिंग इन योर चेस्ट, नेक और ईयर्स, जो ईयर या चेस्ट या नेक के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो पाउंडिंग हो सकता है, मतलब ऐसे डाउन अप डाउन हो सकता है, तो उसको बोला जाता है पाउंडिंग। तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ जनरल सिम्टम्स है जो आपको हाइपरटेंशन के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करें टारगेट ऑर्गन डैमेज की, कोई ऑर्गन डैमेज हो रहा है तो वहाँ पे कैसे सिम्टम्स या कैसी कैसी कंडीशंस अराइज हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करें कार्डियक में, तो कार्डियक में कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो सकती है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन और हार्ट फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि जब हार्ट हाइपरटेंशन होगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा या वेनस रिटर्न भी बढ़ेगा, उसकी वजह से हार्ट का वर्कलोड बढ़ेगा, हाइपरट्रोफी हो सकती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरीज की सप्लाई होती है वो जस्ट नियर द सेमिल्यूनर वाल्स होती हैं, तो हाइपरटेंशन की वजह से कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। या फिर एंडोथीलियल इंजरी कोज कर सकता है हाइपरटेंशन, और एंडोथीलियल इंजरी अल्टीमेटली कार्डियक की डिजीजेज कोज कर सकती है। इसके बाद बात करें सेरिब्रोवैस्कुलर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्ट्रोक, कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती है वो रप्चर हो सकती है, हेमरेज हो सकता है और उसकी वजह से जो सेरेब्रल टिश्यूज है उनको ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है और उनकी इस्चीमिया या डेथ हो सकती है, जिसको ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक या स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। या फिर हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी, हाइपरटेंशन की वजह से अगर ब्रेन टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं या ब्रेन की सेल्स डैमेज हो रही हैं या उनके फंक्शन में अल्ट्रेशन आ रही है तो हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी। इसके बाद बात करें पेरिफेरल वेस्कुलर, जो पेरिफेरल वेसल्स होती हैं उनके अंदर वन और मोर मेजर पल्सेज इन द एक्सट्रीमिटी इज रिड्यूस्ड और एब्सेंट। ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है कि कई बार अपने को जो पेरिफेरल पल्सेज है वो फील ही नहीं होती है या एब्सेंट ही होती है। इसके अलावा इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो काफ मसल होती है ना अपनी, जो काफ मसल, वहाँ पे पेन, रेडनेस या स्वेलिंग जैसी आपको कंडीशन देखने को मिल सकती है, उसको इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन बोला जाता है। इसके अलावा एब्डोमिनल और कैरोटिड ब्रूट्स और थ्रिल हो सकते हैं। एन्यूरिज्म हो सकता है, एन्यूरिज्म मतलब जो ब्लड वेसल है उसके अंदर डायलेशन हो सकता है किसी एक साइड में या फिर दोनों साइड में, तो उसको बोला जाता है एन्यूरिज्म। इसके बाद बात करें रीनल सिस्टम में नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ सकता है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है और माइक्रो एल्ब्यूमिनेरिया हो सकता है, ये हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। और लास्ट वन इज रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी मतलब जो रेटाइनल सर्कुलेशन है वहाँ पे डैमेज हो सकता है और उसकी वजह से रेटिना का फंक्शन अल्ट्रेशन हो सकता है और रेटिनोपैथी कोज हो सकती है। तो इस तरह से कुछ टारगेट ऑर्गन्स है जो कि स्पेसिफिकली अफेक्ट होते हैं बाय द हाइपर टेंशन, तो इनके अंदर सिम्टम्स अराइज हो सकते हैं। इसके बाद बात करें असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की, तो ए थोरो हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन जो आपको करना है, यूरिन एनालिसिस फॉर ब्लड प्रोटीन एंड ग्लूकोज। हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, जो GFR या जो नेटवर्क होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नेटवर्क, उसका डायलेशन हो सकता है या वहाँ पे जो प्रोटीन्स और ग्लूकोज है वो
एक्सक्रेट हो सकता है। नॉर्मली प्रोटीन्स होते हैं वो ब्लड के अंदर यूरिन के अंदर नहीं पाए जाते हैं, पर हाइपरटेंशन की वजह से इतना प्रेशर होता है कि जीएफआर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और प्रोटीन और ग्लूकोज और साथ में ब्लड सेल्स भी आपको देखने को मिल सकती है। या फिर हाइपरटेंशन की वजह से कोई सेल्यूलर डैमेज या वेस्कुलर डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से भी आपको यूरिन के अंदर ब्लड देखने को मिल सकता है और प्रोटीन और ग्लूकोज आ सकते हैं। ब्लड यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट और क्रिएटिनिन का लेवल चेंज हो सकता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल असेस करना आपको। इसके अलावा सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, जो एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल है उसको भी असेस करना है, क्योंकि हाइपरटेंशन के साथ साथ अगर ये कंडीशंस भी हैं तो वो फर्दर इंजरीज कोज कर सकती हैं और एम्बोलिज्म जैसी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। इसके अलावा 12 लीड ईसीजी, क्योंकि हार्ट अगर अफेक्टेड हो रहा है हाइपरटेंशन की वजह से तो डिसरिथमियाज या ब्लॉक जैसी कंडीशंस हो सकती हैं, तो ईसीजी भी करनी है। थायराइड फंक्शन टेस्ट करना है ताकि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो अपन असेस कर सकें। चेस्ट एक्सरे, एनलार्जमेंट, कोई चेस्ट एनलार्जमेंट हुआ हो हाइपरटेंशन की वजह से, हार्ट का एनलार्जमेंट या कोई जैसे लिवर एनलार्जमेंट हो तो चेस्ट एक्सरे करके उसके बारे में पता कर सकते हैं कि कोई एट्रियल, लेफ्ट वेंट्रिकुलर पार्ट या एट्रियल पार्ट एनलार्ज तो नहीं हो गया, डायलेट तो नहीं हो गया। एम्पुलेटरी बीपी रिकॉर्डिंग, कंटिन्यूसली आपको बीपी रिकॉर्ड करती रहनी है पेशेंट की, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो फ्लक्चुएशन है बीपी के अंदर वो कितना है। रीनल अल्ट्रासाउंड करके रीनल की सिचुएशन का पता लगा सकते हैं। एंजियोग्राफी करके वहाँ की कोई आर्टरीज का रप्चर या कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई जो एंडोथीलियल इंजरी है उसका पता लगा सकते हैं। यूरिनरी कैटेकोलामाइंस, फियोक्रोमोसाइटोमा, जिसकी वजह से हो सकता है कैटेकोलामाइंस के जो सीक्रेशंस है या कैटेकोलामाइंस का लेवल असेस करना है। यूरिनरी कोर्टिसोल और डेक्सामेथाजोन सप्रेशन टेस्ट करना है और प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी एंड एल्डोस्टेरोन का टेस्ट करना है, जिसकी ये इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के से रिलेटेड असेसमेंट करना, प्राइमरी हाइपरटेंशन से रिलेटेड और सेकेंडरी, क्योंकि कई बार क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन में अपन कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं जिससे कि अपन डायग्नोस नहीं कर पाते हैं कि कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो कई बार सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कि ओरिजिन का पता लगाने के लिए भी अपने को ये सब चीज़ें करनी पड़ती है कि कहाँ किस फर्दर अदर डिजीज या डिजीज कंडीशन की या पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। इसके बाद बात करें मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले मेडिकेशंस के अंदर डायूरेटिक्स मतलब जो डायूरेसिस को बढ़ा सके और मतलब यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा सके, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन कम कर सके, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम कम हो सके और हाइपरटेंशन को नॉर्मल किया जा सके। इसके अंदर थायजाइड डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, ये क्योंकि पोटेशियम बाहर निकल जाएगा तो वहाँ पे हाइपोकैलेमिया हो सकता है, तो पोटेशियम को आपको स्पेयर करना है, जिसकी वजह से फर्दर प्रॉब्लम्स ना हो, तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा एड्रीनर्जिक इनहिबिटर्स जैसे सेंट्रल इनहिबिटर्स और पेरिफेरल अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, जो क्या करते हैं हार्ट रेट और जो कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको कम कर देते। बीटा ब्लॉकर्स, पेरिफेरल एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सब क्या करते हैं हार्ट पे अफेक्ट करते हैं, कार्डियक फंक्शंस को अल्टर करते हैं, जिसमें हार्ट रेट कम कर देते हैं और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो उसकी वजह से डायरेक्टली ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसके बाद बात करें वेसो डायलेटर्स, तो वेसो डायलेटर्स वेसल्स को डायलेट कर देंगे तो भी प्रेशर कम हो जाएगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ये एस इनहिबिटर्स होते हैं, जो एस हार्मोन था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर रहा था, तो इसको ब्लॉक कर देंगे, तो इसकी वजह से जो रास है वो एक्टिवेट नहीं होगा और उसकी वजह से सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन नहीं होगा और उसकी वजह से जो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, डायूरेसिस का प्रोसेस बढ़ जाएगा। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जो एंजियोटेंसिन हार्मोन है उसको रोकने का काम भी ये करते हैं। एंजियोटेंसिनोजन है उसको कन्वर्ट होने से रोकते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट रेनिंग की वजह से होता है वो रुक जाएगा, मतलब रास को स्टॉप करने का काम करेंगे ये दोनों, ये वेसल्स को डायलेक्ट करेंगे, ये सब मिलके हार्ट रेट और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देंगे और ये जो है ये डायूरेसिस को बढ़ा देंगे। ये डायूरेसिस को बढ़ाएंगे बाय द हेल्प ऑफ रास को डीएक्टिवेट करके, और ये डायूरेटिक्स क्या करेंगे डायूरेसिस को ही बढ़ा देंगे, मतलब
जो सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होने ही नहीं देंगे, सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन को रोक देंगे, जिसकी वजह से जो डायूरेसिस का प्रोसेस बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी आपको करने पड़ेंगे, जैसे वेट का रिडक्शन है, डे सीटिंग डाइट, जिसके अंदर फर्स्ट फिश आपको खानी है ईच हर वीक, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, फाइबर इनटेक को बढ़ाना है और लॉट ऑफ वाटर आपको यूज करना है। तो डैश ईटिंग प्लान भी आपको यूज करना है। इसके बाद बात करें तो रिड्यूसिंग साल्ट इनटेक, साल्ट या सोडियम जो इनटेक है उसको आपको कम करना है। इसके अलावा मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन भी आपको कम करना है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, एडवांस ऑफ टोबैको प्रोडक्ट हैं उनको भी अवॉइड करना है और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपको करना है। तो ये कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है जिनकी हेल्प से भी आप हाइपरटेंशन को थोड़ा रिलीव कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है हाइपरटेंशन की वजह से? हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एन्यूरिज्म हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, वीकेंड एंड नैरोड ब्लड प्रेशर्स, ब्लड वेसल्स इन योर किडनी एंड थिक एंड नैरोड टॉन ब्लड वेसल्स इन योर आईज, जिसकी वजह से रेटिनोपैथी या विजन लॉस जैसी कंडीशंस हो सकती है। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, ट्रबल विथ मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग हो सकता है और डिमेंशिया हो सकता है। ये क्या होगा, इनकी वजह से ब्रेन डैमेज या ब्रेन टिश्यू डैमेज, स्ट्रोक, ये सब कंडीशंस हो सकती हैं और वो अफेक्ट कर सकती हैं अदर बॉडी फंक्शंस को, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो ये गाइस आज अपन ने देखा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है 120/80 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोला जाता है हाइपरटेंशन। पर हाइपरटेंशन से पहले एक आती है प्री हाइपरटेंशन, जिसके अंदर 140 से 90 तक का जो होता है वो होता है प्री हाइपरटेंशन। मतलब उसको आजकल हाइपरटेंशन नहीं बोला जाता, वो प्री हाइपरटेंशन होती है। पर बट 140/90 से अगर अबव चला गया है ब्लड प्रेशर तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? हाइपरटेंशन। तो ध्यान रखना, 140/90 से ऊपर अगर ब्लड प्रेशर है तो वो कंडीशन हाइपरटेंशन कहलाएगी, और 120 से 140 के बीच में जो है वो 120/40 और 80 to 90 के बीच में जो वो होगी प्री हाइपरटेंशन। तो थैंक यू गाइस, आज का टॉपिक समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।